हेलो बच्चों, इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए, प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन संश्लेषण के लिए 3 संभारण कारकों का उपयोग किया जाता है। कारण आर, सभी संभारण कारकों के स्वयं के कार्य होते हैं। तो यहाँ पर हमें अभिकथन ए व कारण आर दिए गए हैं, जिनमें हमें बताना है कि इनमें कौन सत्य है व कौन असत्य है, तथा जो कारण आर है वह अभिकथन ए की सही से व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमारी प्रश्न को देखते हुए मुख्य अव मुख्य अवधारणा होगी कि प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण क्या है। तो जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इस प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में जो डीएनए होता है, इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एम आरएनए का निर्माण होता है, तथा ये एम आरएनए है, इस एम आरएनए के द्वारा ही ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ पर जो एम आरएनए से जो प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया होती है, इसे ट्रांसलेशन या अनु अनुवादन अनुवादन भी कहा जाता है, तथा इस अनुवादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तथा यहाँ पर जो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, इन प्रोकैरियोट्स में जीवाणु सम्मिलित होते हैं। तो इन प्रोकैरियोट्स या जो जीवाणु होते हैं, इन जीवाणु में जो प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए या इसके संभारण के लिए यहाँ पर तीन कारक उपस्थित होते हैं। तथा जो ये तीन कारक होते हैं आई एफ प्रथम, आई एफ द्वितीय व आई एफ तृतीय। यह इस प्रकार से यहाँ पर इनके 3 संभारण कारक उपस्थित होते हैं। जहाँ पर जो यह आई एफ प्रथम होता है, इस आई एफ प्रथम का कार्य होता है कि यह आई एफ द्वितीय व आई एफ तृतीय को यह सक्रिय करता है, अर्थात यह इनके सक्रिय करने का कार्य करता है। वहीं अगर हम जो आई एफ द्वितीय है, इसके कार्य को देखें, तो यह आई एफ द्वितीय इसके द्वारा जो मिथेयोनिन अमीनो अम्ल होते हैं, इन मिथेयोनिन अमीनो अम्लों को जो राइबोसोम होते हैं, उस राइबोसोम की जो छोटी उप इकाई होती है 30S, उससे यह जोड़ने का कार्य करते हैं। वहीं जो हमारे पास IF3 होते हैं, यह IF3 होते हैं, ये IF3 जो राइबोसोम की छोटी उप इकाई होती है 3S, जो इनकी जो छोटी उप इकाई होती है, इसको जोड़े रखते हैं वह इसको टूटने नहीं देते हैं। तथा इसको जो 50S जो बड़ी उप इकाई होती है, इस बड़ी उप इकाई से यह इसको जुड़ने नहीं देती है, ताकि यह अपरिपक्व अवस्था में जुड़ ना जाए, तथा जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया है वह पूर्ण हो सके। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो सके। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो अभिकथन ए है कि प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन संश्लेषण के लिए 3 संभारण कारकों का उपयोग किया जाता है, तो यह भी हो जाएगा सत्य। वह कारण आर था कि सभी संभारण कारकों के स्वयं के कार्य होते हैं, तो यह भी हो जाएगा सत्य। और यहाँ पर जो हमारा कारण आर है, यह कारण आर जो अभिकथन है इसकी व्याख्या भी कर रहा है।
तो हमारे पास अ है कि ए और आर दोनों सत्य है व आर ए की सही व्याख्या है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर अ। वहीं ब है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, जबकि आर ए की सही व्याख्या है, तो यह हो जाएगा गलत। स है ए सत्य लेकिन आर असत्य है, तो यह गलत हो जाएगा। द ए असत्य जबकि ए सत्य है, तो यह भी गलत हो जाएगा। ई है कि ए और आर दोनों असत्य है, तो यह भी गलत हो जाएगा। हमारा उत्तर होगा उत्तर अ। यहाँ पर हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रोटीन संश्लेषण संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम कोशिकांग पर संपन्न होता है, संपन्न होता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।